दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों जीके जीएस प्रैक्टिस बैच में पार्ट नंबर 14 कवर करने चल रहे हैं। इसके पहले दोस्तों कुल 13 पार्ट कवर किए गए थे, एक पार्ट कम चल रहा है साइंस वाले से, ठीक है। मैं संडे को वीडियो दे दिया था बट इसका वीडियो नहीं आ पाया था, ठीक है। तो अभी कुल 14वां पार्ट है, यानी 13 पार्ट आपको पढ़ा दिया गया। यहां पर क्या होता है दोस्तों, हमेशा नए नए प्रश्नों पर चर्चा किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यही प्रश्न आपके सामने है, शायद बहुत कम लोग इसका उत्तर बता पाएंगे कि कौन से महासागर में कौन सा सबसे गहरा स्थान है। तो अगर आप जीके जीएस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करते हैं, जिसके लिए कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ आपको यूट्यूब पर आना है या फिर सबसे सीधा बात है कि आप हमारे एप्लीकेशन पे चले जाएं, वहां पर प्रैक्टिस बैच नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा, वहां पर ये सारी क्लासेस अपडेट कर दी जाती है, ठीक है। आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन भी मिल जाता है, यूट्यूब के थ्रू भी नोटिफिकेशन दे दिया जाता है और ऐप के थ्रू भी आपको एक नोटिफिकेशन दे दिया जाता है कि ये क्लास रात को 9 बजे वाली आपके सामने आने वाली है, ठीक है, ताकि आपकी बेहतर तैयारी भी हो सके। तो इसको ध्यान दीजिएगा। इस तरह के अच्छे अच्छे प्रश्नों पर यहां पर हम चर्चा करते हैं, ज्यादा नहीं, केवल 25 क्वेश्चन मैं लेके आता हूं और कोशिश मेरी रहती है कि मैं चारों ऑप्शन आपके सामने डिस्क्राइब करूं ताकि कोई उत्तर क्यों है, कैसे है, सब कुछ आपको पता चल जाए, एवरीथिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन से यहां पर चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, जिन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया, मैं कहना चाहूंगा कर लीजिए इंस्टॉल, वरना बहुत देर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप इंस्टॉल जो नहीं कर रहे हो, जिन लोगों ने कर लिया है ना, उनकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो रही है, ठीक है। आपको विश्वास नहीं है तो आप जो कमेंट आ रहे हैं, वो कमेंट तो मैं खुद नहीं देता हूं ना, वो कमेंट जाकर आप रीड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एप्लीकेशन किस लेवल का बना हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, करेक्ट कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसी तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित है, सही सुमेलित करिए, कथन, कारक, ऐसे प्रश्न भरे पड़े मिलते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, आप जल्दी से बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। करेक्ट सेल्सियस, ये ताप का मापन करता है, ताप को सेल्सियस में मापा जाता है। किलोवाट आवर से विद्युत वगैरह का, आरएच गुणक से रक्त का, और रिक्टर पैमाना से आर्द्रता का। कौन सा सुमेलित नहीं है? बड़ा आसान प्रश्न है, बहुत आसान, इससे ज्यादा आसान प्रश्न बन नहीं सकता। याद रखें दोस्तों, रिक्टर पैमाना से भूकंप की तीव्रता का मापन होता है। क्या होता है? भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, न कि आर्द्रता का। अगर बात आती है आर्द्रता की, तो आर्द्रता का मापन किससे करते हैं? हाइग्रोमीटर, हाइग्रो, ठीक है। ये वाला ग्रह याद रखिएगा। देखिए आर्द्रता जब आप लिखते हैं ना, तो वहां पर भी ये वाला मात्रा आपको दिखता है, दिखा आर्द्रता। उसी तरह से हाइग्रोमीटर में भी है, तो इसको याद रखिएगा, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और जो आरएच फैक्टर है, गुणक है, ये ब्लड से संबंधित है। किलोवाट आवर ये विद्युत से संबंधित है, और सेल्सियस ताप पे संबंधित है। तो यहां पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान भी नहीं है, ठीक है। तो आप जरा कॉपी कलम लेके बैठिए और देखते चलिए कि आप क्या क्या सही कर रहे हैं। लग रहा था ना आसान है, चलो इस प्रश्न का जवाब जरा देकर बताओ तो मुझे लग जाए कि हाँ आपको आसान आसान प्रश्न दिए जा रहे हैं। बताइए, यहां पर केंद्र दे रहा है और उद्योग बता रहा है, भाई कहां पर कौन सा उद्योग है वो आपको बताना है। जैसे आंवला में कौन सा उद्योग है, मोदीनगर में कौन सा है, बाराबंकी में कौन सा, और कानपुर में कौन सा है। चलिए बताइए जल्दी से, आप ऑप्शन देख लीजिए, आपके पास समय ज्यादा नहीं है। चाहे तो आप क्वेश्चन प्ले कर, जब ये वीडियो आए आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, मैं स्क्रीन से हटता हूं, तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर दिया करें, ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर नोट कर लिया करें, फिर देखा करिए कि नितिन सर ने क्या बताया, ठीक है। अगर मैं बात करूं आंवला की, आंवला कोई वो खाने वाले आंवले की बात नहीं कर रहा, आंवला एक जगह का नाम है, ठीक है। आंवला हो गया और आपका फूलपुर हो गया, इन जगहों पर क्या है दोस्तों, याद रखेगा, यहां पर उर्वरक संयंत्र लगाए गए। क्या है? उर्वरक के कारखाने लगे हुए, तो यहां पर हो जाएगा। मोदीनगर दोस्तों किससे संबंधित है? याद रखिएगा, ये रबर उद्योग से संबंधित है। मोदी उद्योग रबर से संबंधित, जैसे रबर कुछ चीजों को बांध लेता है, ऐसे मोदी जी भी बांध लेते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, मोदी नगर जो है रबर से संबंधित है। बाराबंकी दोस्तों ये पॉलीफाइबर के उद्योग से संबंधित है, ठीक है। और कानपुर में विस्फोटक, ठीक है, कानपुर क्या हो जाएगा? विस्फोटक। कानपुर के साथ साथ आप इलाहाबाद भी कर सकते हो, इलाहाबाद भी विस्फोटक के बनाने के लिए जाना जाता है। तो फिलहाल के लिए आप याद रखिएगा, यहां पे जो ऑप्शन बनेगा 2, 3, 1 और 4, 2, 3, 1, 4 आपका राइट आंसर बनेगा। 2, 3, 1, 4 मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस बैच चल रहा है, प्रैक्टिस बैच में क्या है, कुछ खास नहीं है, बस यही है आपको प्रैक्टिस कराया जाता है। आपने खूब पढ़ लिया, खूब पढ़ के किया कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अगर आज प्रैक्टिस किए रहेंगे तो कल को परीक्षा में जब ये प्रश्न आएंगे ना, तो आप तुरंत उसको हल कर लेंगे। और प्रैक्टिस 1-2 दिन नहीं होता है, प्रैक्टिस आपको तब तक ज्वाइन रखना है जब तक एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं हो जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पता चला 10 दिन आपने प्रैक्टिस ज्वाइन कर लिया, बाकी के दिन अब मैं रोज आपको प्रैक्टिस कराता हूं। अगर आप ध्यान दीजिए, जो लोग पढ़ते होंगे, सुबह के 10 क्वेश्चन करंट अफेयर, ये भी आपका प्रैक्टिस सेशन का हिस्सा है, ठीक है। शाम को 30 क्वेश्चन साइंस में और 25 क्वेश्चन जीके जीएस में, 30, 20, 50, 5, 55, 10, 65, सॉरी 5, 65, ठीक है।
ठीक है, ये टोटल हो गया 65 क्वेश्चन तो डेली मैं आपको कराता हूं अकेले। 65 क्वेश्चन, अगर रोज आप 65 क्वेश्चन तैयार करते चलें तो क्या आपके जीवन में कोई दिक्कत आएगा? नहीं आएगा यार। एक महीना बीतने दो ना, आपका 10-15 दिन बीता, लग रहा होगा, मुझे तो लग रहा है यार क्वेश्चन ही नहीं बचा, मैं बनाऊं कहां से, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बनाना नहीं चाहता। बेकार क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब है? देखो अपने आप में अलग है कि नहीं, लेकिन बायोस्फीयर की परिभाषा है, ये अपने आप में एक नया प्रश्न है। लेकिन बायोस्फीयर माने होता क्या है? कह रहा कि पृथ्वी तथा इसके वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं उसको बायोस्फीयर कहा जाता है, या पृथ्वी पर मिलने वाले सभी जीवों को बायोस्फीयर कहा जाता है, या पृथ्वी पर मिलने वाले सभी पादप को कहा जाता है, या सभी जंतु को कहा जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। याद रखें दोस्तों, पृथ्वी तथा इसके वायुमंडल में जो जीव रहते हैं उनको बायोस्फीयर कहा जाता है, ना कि सभी जीव, सभी पादप, सभी जंतु, ऐसा नहीं। पृथ्वी और उसका जो वायुमंडल है, इसमें जितने भी जीव होते हैं, वायुमंडल को भी काउंट करते हैं, उसको बायोस्फीयर का नाम दिया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लिख रहा है, कह रहा पृथ्वी के समस्त जीव तथा उसके आसपास का पर्यावरण जिससे इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है, मिलकर के जैव मंडल तैयार करती है। इसी जैव मंडल को इंग्लिश में बायोस्फीयर रिजर्व का नाम दिया जाता है। जैव मंडल के अंतर्गत समस्त जीव, चाहे जैविक संगठक वाले हों या भौतिक पर्यावरण जो अजैविक संगठक वाले हों, ये जैविक अजैविक दोनों तथ्यों को यहां पर सम्मिलित किया जाता है। जैव मंडल कहा जाने वाला भाग क्या होता है? यह स्थल खंड भी हो सकता है, जल मंडल भी हो सकता है, वायुमंडल भी हो सकता है। इन सभी का एक मिला जुला रूप जो होता है वो बायोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, विशेष आर्थिक जोन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या बोलते हैं? SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये सरकार अलग से बनाती है, जगह जगह पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं ताकि वहां पर जो है उद्योगों का केंद्र हो सके और वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सके। तो लिख रहा है कि किसके लिए विकसित किया गया? कह रहा है देश भर में अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां उत्पन्न करने के लिए SEZ बनाया गया है। ठीक है, उपनगरीय क्षेत्रों के सुंदरीकरण के लिए नहीं दोस्तों, सुंदरीकरण का कोई संबंध इससे नहीं है। ये औद्योगिकरण करता तो शायद अच्छा हो जाता, क्योंकि उद्योगों को केंद्रित करता है। सभी उद्योग भाग करके SEZ की तरफ आते हैं, क्योंकि यहां पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है, बैंकिंग अच्छा होता है, इंश्योरेंस अच्छा होता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, ठीक है, सिक्योरिटी अच्छी होती है, मतलब सब कुछ गवर्नमेंट यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत अच्छा खर्च करती है। जैसे मैं पूछूं कि सभी कंपनियां नोएडा में क्यों है? क्योंकि नोएडा जो है वो डेवलप्ड है इस मामले में, तो नोएडा क्या है? वो SEZ के अंतर्गत आता है, इसलिए उसको डेवलप किया गया। देहातों में सुविधाओं को उन्नत करने के लिए नहीं, इसका कोई संबंध नहीं है। घरेलू तथा विदेशी स्रोतों से निवेश के संवर्धन के लिए नहीं। आप कह सकते हो कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ऐसे कार्य किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे तो कुछ अलग दे रहा है, लिख रहा है घरेलू तथा विदेशी स्रोतों से संवर्धन के लिए। ओहो, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ होना चाहिए। एक बार आप भी देखिए, मैं इस वीडियो को डिलीट करने वाला नहीं हूं। मैं एक बार जब पढ़ाता हूं ना तो मैं ठान के पढ़ाता हूं। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है दोस्तों जो, ठीक है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, ऐसा मैं कहता हूं। एक बार आप कमेंट करके आप भी अपनी बात रखेगा। कह रहा है कि SEZ को किसके लिए विकसित किया गया? देश भर में अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां उत्पन्न हो सके। आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ अब साफ साफ मैंने जो पहला शब्द लिया, मैंने क्या कहा आपसे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ाने के उद्देश्य से यहां पर उद्योगों का केंद्र हो सके, इसके लिए SEZ बनाए जाते हैं। तो जो मैंने बात बोला, बात वही है। उस बात को साबित करने के लिए ये तथ्य भी काफी मान सकते हो, या फिर घरेलू तथा विदेशी स्रोतों से निवेश के संवर्धन के लिए। देखिए क्या होता है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, यह भी सही हो सकता है, इसका कहना भी सही है, गलत नहीं है। यहां पर एक लाइन लिख दिया है ना, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। एक बात बताओ, मैंने अभी एग्जांपल में दिया आपको कि यहां पर बैंकिंग अच्छा होता है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, मतलब सब कुछ बेस्ट होता है। सरकार यहां खर्च करती है, तो अगर खर्च करेगी तो अपने इन्वेस्टर को क्या चाहेगी? भाई मुख्यमंत्री जी तो चाहेंगे ना कि सभी कंपनियां हमारे राज्य में ही आ जाए, तो इन्वेस्टर को लुभाने के लिए सारे कार्य किए जाते हैं। तो ऐसे में चौथा ऑप्शन भी बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। ठीक है, हो सकता हो 1 और 4 दोनों सही है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपत्ति बन सकता है, बट चौथा बेस्ट है, इसका कहना सही है। चौथा यहां पर बेस्ट ऑप्शन है, ये मानो आप। ठीक है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी जिसको बोलते हैं FSDC, क्या बोलते हैं? FSDC। ठीक है, यहां पर देखिए FSDC माने क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, तो ये जो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद है, कह रहा है इसके बारे में जरा विचार कीजिए और बताइए। अब कई लोगों ने FSDC के बारे में ही नहीं सुना, उन्होंने NDC के बारे में सुना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सुना, जो पंचवर्षीय योजनाओं की जांच पड़ताल करता है, लेकिन FSDC के बारे में
नहीं सुना। अब नहीं सुना तो बताएंगे क्या, पता नहीं उत्तर सही होगा गलत होगा। लिख रहा है यह नीति आयोग का एक अंग है, पता नहीं। कह रहा है संघ का वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है, अच्छा। यह अर्थव्यवस्था के समष्टि सविवेक यानी मैक्रो प्रूडेंशियल पर्यवेक्षण का अनुवीक्षण यानी मॉनिटरिंग करता है, ठीक है, सुपरविजन करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहां पर जो सत्य असत्य की बात आती है तो पहला वाला हो जाएगा गलत, ठीक है, पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नीति आयोग के अंडर में नहीं आता है, ये इसका एक अलग से काउंसिल है। यहां पे लिख रहा है ना साफ साफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, तो ये अलग से काउंसिल है, ये किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है, तो यहां पे वाला गलत हो जाएगा। बाकी संघ का जो वित्त मंत्री होता है वो क्या होते हैं, इसका प्रमुख होता है, तो इंपॉर्टेंट है, वित्त मंत्री ही अध्यक्ष है, हेड है, और बाकी ये अर्थव्यवस्था के समष्टि सविवेक पर्यवेक्षण को क्या करता है, मॉनिटर करने का कार्य करता है। तो दूसरा और तीसरा यहां पर सत्य हो जाएगा। राष्ट्रीय आय को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम को क्या कहा जाता है, दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। एक तो होता है जीडीपी, ठीक है, जीडीपी ये सकल घरेलू उत्पाद होता है, और जो राष्ट्रीय आय होता है उसको कहते हैं एनएनपी एट फैक्टर कास्ट। फैक्टर कास्ट मतलब साधन लागत, ठीक है। तो आप इसको अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो बोलेंगे साधन लागत पर, क्या लागत पर, ठीक है। एनएनपी, एनएनपी माने होता है, फुल फॉर्म होता है एनएनपी का, एन फॉर हो जाता है नेट, ठीक है, नेट, और डोमेस्टिक, डोमेस्टिक डी जब होता है तो डोमेस्टिक होता है नेट नेशनल, ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है इसे, ठीक है, यानी शुद्ध नेशनल माने हो जाता है राष्ट्रीय, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, क्या बोलते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और किस पर, साधन लागत पर, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही क्या कहा जाता है, याद रखिए क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है, देश का नेशनल इनकम कहा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। कई लोग गलती कर देते हैं, यहां पर मार्केट प्राइस लिख देते हैं, मार्केट प्राइस मतलब बाजार मूल्य पर, नहीं बाजार मूल्य पर नहीं, साधन लागत पर। तो साधन लागत पर देखिए बाजार वाला तो पहले ही गलत हो गया दोनों। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल नहीं शुद्ध बोलते हैं। सकल कब होता है, जब यहां पे आप जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यहां पे आप लिखते हैं जीएनपी, तब होता सकल राष्ट्रीय उत्पाद, लेकिन वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद नहीं है। आपका क्या चाहिए, आपको चाहिए एनएनपी यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी यहां पर देखिए साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है, याद रखेगा, नेशनल इनकम कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले भारत में नेशनल इनकम के बारे में किसने बताया, तो दादा भाई नौरोजी ने बताया। जब उन्होंने काउंट किया था तब माना जाता है 20 रुपया नेशनल इनकम भारत की थी, ठीक है। तो इस तथ्य को भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सूची एक को सूची दो से मिलान करिए, सागर है उसका सबसे गहरा स्थान है, ठीक है। लिख रहा है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में जो गर्त है वो दुनिया का सबसे गहरा गर्त है, 11,033 मीटर, यही है ना, ठीक है। तो एक बार देखिएगा 11,000 मीटर के आसपास है, मेरियाना गर्त उसको कहा जाता है, तो ए का सी पे हो गया, ठीक है। हिंद महासागर में दोस्तों जावा ट्रेंच बना हुआ है, ठीक है, सुंडा गर्त, जावा ट्रेंच का नाम सुना होगा, ये भी सही हो जाएगा। अटलांटिक अगर बात करें, अटलांटिक ओशियन दोस्तों एक तरफ उत्तरी अमेरिका, एक तरफ दक्षिण अमेरिका, एक तरफ यूरोप और दूसरे तरफ अफ्रीका, ये है, बीच में यस की आकार में अटलांटिक ओशियन है, और अटलांटिक में पड़ता है क्या, प्यूंटो रिको ट्रेंच जो है यहां पर है, ठीक है। इसके अलावा बरमूडा ट्रायंगल भी यहीं पड़ता है, बरमूडा ट्रायंगल भी याद रखेगा, वो भी यहीं पर है। और आर्कटिक, ये ऊपर साइड है आर्कटिक ओशियन, तो वहां पर यूरेशियन बेसिन है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, मैंने मैच करा दिया है, यहां पे हो जाएगा 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1, 2 आपका राइट ऑप्शन बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है। समझ में आया ना। ऐसे डिटेल में आपको याद रखना है, एक एक तथ्य के बारे में, एक एक फैक्ट के बारे में याद रखना है। प्रैक्टिस बैच इसीलिए आपको दिया जा रहा है कि सब कुछ आप समझो, ठीक है, आप मजबूत बनो। यहां पर आपको कुछ जनजातियां दे रहा है और क्षेत्र बताना है, कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, आपको सिर्फ इतना बताना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर दे रहा है बीर होर जनजाति। बीर कहां के लोग होते हैं, बिहार वाले वीर होते हैं। कहां होते हैं, बिहार। जो लोग बिहार के होंगे जरा याद रखेंगे। अच्छा, बिहार तो ऑप्शन में दे ही नहीं रहा है। अच्छा चलो दूसरा देख लेते हैं। टोडा दोस्तों ये तो तमिलनाडु में है, टोडा तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। भूटिया दोस्तों कहां होते हैं, सिक्किम में हो जाएगा। और बीर होर बिहार में, और बिहार से अलग हुआ था झारखंड, ठीक है। तो झारखंड में भी बीर होर है, ठीक है। झारखंड में एक और जनजाति है, क्या नाम है बताइए, बहुत फेमस है, कौन सी जनजाति है, बिहार, झारखंड में, यार नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत बेहतरीन, बहुत आता है क्वेश्चन, ठीक है, अभी मैं बता दूंगा, याद आ जाएगा तो। अरे बहुत फेमस है, मेरे टंग पे नाम है यार, वहां बहुत बड़ी क्रांति भी हुई थी उनके नाम पर, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सेंटिनलीज, ये कहां पर, ये अंडमान निकोबार में होते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। मैचिंग हो गया ना, तो करिएगा, 4 हो गया, 3 हो गया, और फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, 4, 3, 2, 1 आपका सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। झारखंड में कौन सा है भाई
देखिए ऐसा होता है, आपको आवाज से लग रहा होगा थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए फिर से एक बार सूचियों का मिलान करना है, फिर से एक बार, और यहां पर सूची मिलान करना है हीरा, संगमरमर, रेत और माणिक। अच्छा, ये इसमें क्या पाया जाता है? हीरा। अगर मैं हीरा की बात करूं कि हीरा में क्या पाया जाता है, आपको पता होगा हीरा कार्बन का अपरूप होता है, ये कोयले से प्राप्त होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कोयले में हीरा होता है, तो यहां पे आप कार्बन टिक कर दीजिएगा। संगमरमर की बात करते हैं, संगमरमर के जो पत्थर होते हैं ये कैल्शियम से बने होते हैं, ठीक है, कैल्शियम से, तो कैल्शियम कर लीजिएगा। रेत माने होता है बालू, रेत माने क्या होता है? बालू, और बालू के आगे क्या हो जाएगा? यहां पर ये सिलिकॉन से संबंधित हो जाएगा, सिलिकॉन नहीं, यहां पे सिलिका होना चाहिए। क्या? सिलिकॉन, सिलिकॉन अलग है, ये सिलिका की बात कर रहा है, सिलिका अलग होता है, सिलिकॉन अलग होता है। और रूबी यानी जो माणिक्य है ये एल्युमिनियम से संबंधित है, तो मैचिंग हो गया, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब यहां पर ऑप्शन नंबर 2 क्या है? आपका सही उत्तर है। मुंडा जनजाति है, देखो दूसरे तरफ मैं अपने दिमाग को लगा दिया था काम पे, ठीक है, ठीक है। बिरसा मुंडा का नाम सुना है ना, ठीक है, नकल उकल नहीं मानना पड़ता है। अच्छा, बहुत सारे टीचर्स हमारे पास आते हैं ना, तो लोग बोलते हैं सर आप कोई पेपर लेके नहीं बैठते हैं, मतलब कुछ कैसे देखते उठते हैं, ठीक है, कुछ भी पढ़ाना होता है तो मैं कहा सर पेपर किस बात का है, पेपर किस बात का, क्या देखना है बताइए, ठीक है। अगर हमसे कह दो ना तो मैं बिना पलक झपकाए, वैसे क्वेश्चन पढ़ने के लिए घूमना पड़ेगा, नहीं तो बिना पलक झपकाए आपसे घंटों बातचीत कर सकता हूँ, घंटों बातचीत कर सकता हूँ किसी मुद्दे पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उतना याद होना चाहिए, माइंड में है सारी बातें। और जो लोग फॉलो कर रहे होंगे स्टडी 91 उनका भी दिमाग ऐसा होगा, जब मैं कोई लाइन बोलता हूं तो उनको याद आ जाता है कि नितिन सर क्या बोलने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा सूची एक, आज गजब यार कूट वाले क्वेश्चन डाल दिया लोगों ने। तेल शोधक कारखाना और राज्य, कहां पर कौन सा कारखाना ये बताना है। नुमालीगढ़, तातीपाका, कोयली और बरौनी, ठीक है। चलिए आइए करते हैं। बरौनी सबसे आसान है दोस्तों, बरौनी याद रखेगा ये आपके बिहार में है, तो डी का 1 हो गया, डी का क्या हो गया। अब देखिए डी का जैसे 1 किया, यहां पे पता चल गया कि एक ही ऑप्शन ही मैच कर रहा है, बाकी के ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहे हैं। तो जब नहीं मैच कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक गलत हो गया, लेकिन फिर भी मिला लेते हैं एक बार। नुमालीगढ़ दोस्तों पड़ता है असम में, कहां पर है? नुमाली, ठीक है, नुमालीगढ़ असम में है। तातीपाका ये आपके आंध्र प्रदेश में है, और कोयली आपके गुजरात में, ठीक है। तो यहां पर 4 3 2 1 आपका सही उत्तर हो गया। आसान था, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये लिख रहा है कि गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। सही है, 95% कोयला केवल और केवल गोंडवाना जो शैल तंत्र है उससे प्राप्त किया जाता है। यहां पर कोयले की असीमित भंडार है, ठीक है, इसको याद रखेगा। अधिकांश लौहधात्विक और अलौहधात्विक खनिज धारवाड़ से संबंधित, देखिए जितने भी मारधाड़, अगर हम कहें सबसे ज्यादा खनिज कहां से मिलता है तो याद रखेगा धारवाड़ से, ठीक है। धार मारधाड़ करेंगे तो खनिज मिलेगा, ठीक है, तो याद रखेगा धारवाड़। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन सही तो है यार, लेकिन क्या ये कोयले से संबंधित कोई बात कर रहा है? और जब कोयले से संबंधित कोई बात नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि सही दोनों है, लेकिन स्पष्टीकरण जो है वो हमें हमारे मन लायक नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एकदम आराम से पढ़ो। अब मुझे पहले जल्दीबाजी लगती थी, अभी मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं होती, बड़े आराम से मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 2 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? पालघाट, आपने 3 स्थानों का नाम सुना होगा, भोरघाट, पालघाट और थालघाट, ठीक है। ये दक्षिण भारत वाला पूछ रहा है पालघाट, कह रहा है पालघाट कहां किससे संबंधित है? नीलगिरी और कार्डेमम की पहाड़ियां। कार्डेमम की पहाड़ियां दोस्तों इलायची की पहाड़ियां, इलायची को ही कार्डेमम कहा जाता है, ठीक है, इलायची की पहाड़ियां हैं, लेकिन ये यहां पर नहीं है। पालघाट दोस्तों कहां पर है? ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, नीलगिरी के पास में दोद्दा बेटा सबसे ऊंची चोटी है, दुद्दा बेटा वो सबसे ऊंची चोटी है। और एक और है अन्नामलाई पर अन्नाईमुड़ी, ठीक है, तो उसको भी याद रखिए। ये इन्हीं दोनों पहाड़ियों के बीच में पालघाट पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एकदम सिंपल है। अब जबरदस्ती का तो मैं बताऊंगा नहीं, तो यहां पे नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी करिएगा, इसी दोनों के बीच में है। बात आता है कि थालघाट कहां पर है, ठीक है, थालघाट। तो याद रखिए नासिक और मुंबई, कौन कौन सा? नासिक जहां पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, वहां से लेकर के मुंबई के बीच में जो संपर्क मार्ग है वो थालघाट जो दर्रा है उससे होकर जाता है। भोरघाट की बात करें तो ये मुंबई से पुणे वाले मार्ग पर है,
भोर घाट कहां पर है? मुंबई से पुणे। और पाल घाट की बात करें तो ये कोयंबटूर और कोचीन के मध्य संपर्क मार्ग अवेलेबल कराता है, जो नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में स्थित है, कोयंबटूर और कोचीन। ठीक है, तो याद रखेगा। करा कि सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा जाना जाता है? सह्याद्री, आप एक पर्वत बोलते हो सह्याद्री पर्वत, तो याद रखें दोस्तों, जो दक्षिण भारत के तरफ पश्चिमी घाट का पर्वत है यह सह्याद्री पर्वत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और एक बात और याद रखेगा, यह हिमालय से भी पुराना है। हिमालय तो आज वलित पर्वत के रूप में जाना जाता है, नवीन वलित पर्वत है और हिमालय से भी ज्यादा पुराना है पश्चिमी घाट का पर्वत, याद रखेगा। ठीक है, और ये जो है ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के दक्षिण भारत में आपने कुमार अंतरीप का नाम सुना होगा, वहां तक, जो तमिलनाडु में कन्याकुमारी है वहां तक फैला हुआ है। औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। तो ये सारे तथ्य भी आप याद रखिएगा। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है, चलिए पॉलिटी में आ जाइए धीरे से। प्राक्कलन समिति, आप अभी इस बार के पीसीएस परीक्षा में पूछा था कि प्राक्कलन समिति, ये पूछा था कि संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो याद रखिएगा प्राक्कलन समिति जो है ये सबसे बड़ी समिति है। ठीक है, पूरे संसद की सबसे बड़ी समिति। कुछ खास बातें मैं आपको बता दूं, एक पॉइंट ये पूछता है। दूसरा पॉइंट ये है, आपके मन में ये भी आ गया होगा सर बड़ी है तो कितनी बड़ी है? याद रखिए इसमें कुल 30 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? कुल 30 सदस्य होते हैं, ये सबसे बड़ी समिति होती है। तीसरा पॉइंट याद रखेगा, इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, जो अभी यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें मेंबर कौन होते हैं? तो याद रखिए केवल और केवल लोकसभा के सदस्य इसका मेंबर होते हैं, केवल लोकसभा वाले मेंबर होते हैं। राज्यसभा का कोई भी सदस्य इसका मेंबर नहीं हो सकता, केवल लोकसभा। और याद रखिए, और केवल जो नॉर्मल सदस्य हैं, जो सामान्य सदस्य हैं, वही इसके मेंबर बन सकते हैं, सामान्य सदस्य। याद रखिए, यानी कि सीधा सीधा कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री है तो इसका सदस्य नहीं हो सकता है। इतने तथ्य अगर आप प्राक्कलन समिति के बारे में याद रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि प्राक्कलन समिति से एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत होने वाला है। तो ये प्रॉपर मेहनत हो रहा है, तो आपको बताया जा रहा है, तो 1 वर्ष आप याद रखिएगा प्राक्कलन समिति के लिए। ठीक है, अच्छा ये करता क्या, ये प्राक्कलन समिति कार्य क्या करती है? तो याद रखिए दोस्तों, जो बजट होता है इस समिति का कार्य बजट में सम्मिलित प्राक्कलनों की जांच करना है, इसीलिए तो इसका नाम प्राक्कलन समिति है। और सार्वजनिक व्यय में किफायत के लिए सुझाव देना है, तो इसीलिए सतत किफायत समिति के रूप में भी इसको जाना जाता है। 15वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही है? किसके विषय में? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा यानी उच्च सदन के बारे में पूछ रहा है। राज्यसभा मतलब उच्च सदन। ठीक है, उच्च सदन के बारे में पूछ रहा है, तो आप बताना है कौन सा उसके बारे में कथन सही है। जो सही है वो बताना है। करा इसको भंग नहीं किया जा सकता, सही बात है। जो राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं होता, ये अस्थाई है, इसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, ये तो सत्य है। उसके बाद लिख रहा है इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। जनरली क्या होता है, लोकसभा का अगर मेंबर है तो उसका कार्यकाल 5 साल का, लेकिन जो राज्यसभा का मेंबर होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, ये भी सत्य है। और जो लिख रहा है कि इसके स्वरूप 30 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं, तो ऐसा नहीं है। याद रखिए यहां पर 30 वर्ष से कम लिख करके गड़बड़ कर दिया, तो याद रखिए 30 साल यहां एज रखा गया। ठीक है, 30 साल कि अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है, चुनाव लड़ना है, ठीक है, तो ऐसे में आपको उम्र जो होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, यहां पे चौथा वाला गलत हो जाएगा, बाकी 1 2 3 क्या है यहां पर सत्य है, यानी पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के गवर्नर द्वारा एक विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया गया है। भाई जो राज्य का गवर्नर है, जो राज्यपाल है, वो राष्ट्रपति के लिए कोई भी विधेयक आरक्षित कर सकता है। ऐसा कौन बताता है, तो अनुच्छेद 200 में कहा गया कि राज्यपाल को यदि ऐसा महसूस होता है कि यह विधेयक राष्ट्रपति के लिए हमें क्या कर देना चाहिए, रिजर्व रख लेना चाहिए, वह रख सकता है। अनुच्छेद 200 इसके बारे में चर्चा करता है, अनुच्छेद 200। ठीक है, चलिए 200 201 सब यहीं संबंधित है, लेकिन 200 मेन है। ठीक है, कह विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता, अगर राष्ट्रपति चाहे तो विधेयक पर अनुमति दे, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है तो अपनी अनुमति रोक भी सकता है। वीटो का प्रयोग नहीं, क्यों, मामला राज्य का है, राज्य वाले में वीटो का कोई मतलब नहीं यहां पर। ठीक है, तो वीटो की बात आप ना करिए, क्योंकि वीटो का प्रयोग होता है लेकिन जब वो मामला होता है हमारे संसद का। ठीक है, ये तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करके रखा गया ना, तो यहां वीटो से क्या मतलब, क्यों, वो तो इसके पावर में नहीं है ना, मतलब वो राष्ट्रपति के पास तो ही नहीं, वो तो खाली आरक्षित रखा
भागा गया। राष्ट्रपति राज्य के गवर्नर को इस सदन को पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। हाँ, तो वापस करने के लिए बोल सकता है कि विचारार्थ भेज दीजिए, अपने सदन में भेज दीजिए, जो वहां पर विधानसभा विधानमंडल में जो भी हो, विधानसभा विधान परिषद, वहां भेजिए। तो 1, 2 और 4 यहां पर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। पूछा क्या पहले ये बताओ, पूछा है कौन सा कथन सत्य है, यही पूछा होगा, ठीक है। हाँ, यहां दिया ना कौन सा सही है, तो 1, 2, 4 यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, प्यार से कमेंट करके बताओ। और हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अगर आपको लग रहा है कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तबीयत खराब होने के बावजूद भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद कोई काम रुक नहीं रहा, तबीयत खराब है, ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन कुछ एनर्जी को बचा करके आपके लिए लाया जा रहा है कि नहीं, आपकी क्लास किसी वजह से न रुक पाए, ठीक है। तो इसको याद रखें ना, तो बाद में आप यही कहेंगे कि अब नितिन सर का चैनल चल गया तो नितिन सर पढ़ाते नहीं है, ठीक है। पढ़ाएंगे यार, कहीं जाएंगे नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में भी छीना नहीं जा सकता। एक सामान्य प्रश्न है लेकिन कंफ्यूजिंग आपको बहुत रहता है। तो जब कभी आपातकाल लगता है, आपातकाल कुल 3 तरह का होता है, 352 में अनुच्छेद है, 356 है और 360 है। इन तीनों के तहत आपातकाल की बात की गई। राष्ट्रपति लगाता है, इसको राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यह संवैधानिक तंत्रों के विफल होने पर लगता है और इसे वित्तीय आपातकाल कहा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आपातकाल देश में लागू है तो 2 ऐसे अधिकार हैं जिसको छीना नहीं जा सकता, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो जीवन जीने का अधिकार है उसको छीन नहीं सकते, क्योंकि जीवन के लिए सब कुछ है, ठीक है। तो जीवन जीने का अधिकार, इसमें भी अनुच्छेद 20 और 21, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। 19 मत करेगा, 19 में वाक स्वतंत्रता दिया गया है, वाक स्वतंत्रता छिन जाती है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 ये कभी समाप्त नहीं होता आपातकाल के दौरान भी। अनुच्छेद 20 जो है ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण संबंधित है, और 21 जो है ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। इनको नहीं समाप्त किया जा सकता, बाकी सभी को निलंबित किया जा सकता है। इसको बाद में ऐड किया गया, ये हमारे संविधान में नहीं था। यहां पर 44वां संविधान संशोधन जब हुआ 1978 में, तब इसको जोड़ा गया है। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। आपको बताना है कौन जो है कब बना है। चलिए, करा है उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और गोवा। देखिए, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की बात करें तो ये पहले ही बन चुका था, ये 1987 में बन चुका था। और बाकी का दे रहा है उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है। याद रखिए, फार्मूला याद रखेगा थोड़ा सा, 36 उत्तर झार, ठीक है। 36 उत्तर झार, कितना उत्तर झार, एक उत्तर नहीं, 36 उत्तर झार। तो छत्तीसगढ़ जो है इसकी स्थापना हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। और उसके बाद उत्तराखंड हुआ था, ये 9 नवंबर को हुआ था। फिर झारखंड हुआ था, ये 15 नवंबर को हुआ था, ठीक है। तो ये वाला देख लीजिए, सबसे अंतिम वाला देख लीजिए, सबसे अंतिम में झारखंड है, मतलब 3 नंबर आखिरी में होना चाहिए, ठीक है। ये 3 नंबर यहीं पर दे रहा है, तो यार आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। यानी सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश बना है, फिर आपका गोवा बना है, फिर उत्तराखंड बना है, फिर छत्तीसगढ़ बना है, फिर उत्तराखंड बना है, फिर झारखंड बना है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। यहां पर डेट भी दे रहा है, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों 20 फरवरी 1987 में, और 30 मई को जो है गोवा का, 9 नवंबर को उत्तराखंड का, और 15 को झारखंड का, ठीक है। चलिए, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था। भाई किसका लक्ष्य था दोस्तों, इस बात को आपने याद रखा होगा जब मैं आपको पढ़ा था असहयोग आंदोलन के बारे में। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। कब शुरू किया था दोस्तों, तो याद रखिएगा, यह आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को। कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को यह असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। और यहीं पर महात्मा गांधी जी ने कहा 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन क्या आप मानते हो कि अगला वर्ष जब 1 अगस्त 1921 आया, क्या स्वराज की प्राप्ति हो गई, नहीं हुई, ठीक है। 1 साल बाद भी जब स्वराज की प्राप्ति नहीं हुई, तो आगे दोस्तों आप पढ़ेंगे कि 5 फरवरी को, ठीक है, थोड़ा झड़प हो गया और चौरा चौरी कांड हो जाता है। चौरा चौरी एक जगह का नाम है जो आपके गोरखपुर में है, ठीक है। चौरा चौरी कांड की वजह से, क्योंकि वो हिंसात्मक कांड था, वहां पर एक पुलिस चौकी में आग लगा दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने अपने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो यहां पर 1 वर्ष के भीतर जो स्वराज की बात है वो संबंधित है असहयोग आंदोलन से। खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे, तो महात्मा गांधी जी थे, ठीक है, ये सही है। गृह शासन आंदोलन, ये कुछ और नहीं दोस्तों, गृह शासन आंदोलन पता क्या है, बताइए, कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। गृह शासन
ना, अरे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने मिलकर होम रूल एसोसिएशन चलाया था, उसी का हिंदी में नाम लिखा गया है, ठीक है, होम रूल एसोसिएशन, ठीक है। तो दोस्तों कभी कभी क्या देता है, ऐसा भी नाम दे देता है। बाकी सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 वाला पूछ रहा है, जो दांडी मार्च में किया गया था, ठीक है। तो ऐसे भी कभी कभी प्रश्न दे देता उठपटांग के, ताकि आप परेशान हो जाए, लेकिन आप होइए मत परेशान हो गए तो मतलब क्या निकलेगा। मराठा सेना में बरगीर क्या था, बताइए, मराठाओं की जो सेना थी उसमें बरगीर क्या होते थे। लिख रहा पैदल सेना या अग्रिम पंक्ति में चलने वाला या घुड़सवार या फिर भिस्ती, किसको कहा जाता था, बरगीर। याद रखें दोस्तों, मराठा सेना में दो तरह के जो होते थे पैदल सेनाएं होती थी, उसमें से ठीक है घुड़सवार होते थे, जिसमें से एक को बरगीर कहा जाता था। होता क्या था दोस्तों, दो कैटेगरी होता था। एक ऐसी कैटेगरी होती थी जो अपने घोड़े खुद पालते थे, रखते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, और उनको राज्य मराठा सेना से या मराठा राज्य से ज्यादा मात्रा में धन प्राप्त होता था, क्योंकि घोड़े उनके खुद के थे, ठीक है। तो याद रखें उनको सिलेदार कहा जाता था। और दूसरे थे बारगीर आवश्यकता पड़ने पर अलग से हायर किए जाते थे। ये प्रत्यक्ष कह सकते हो कि वेतन भोगी भी थे, या इनको फिक्स करके रखा गया था, वो एक कॉमन व्यक्ति होते थे। इनको अलग से बुलाया जाता था, ठीक है, किसको, याद रखेगा सिलेदारों को। इसके अलावा दोस्तों सवार और पैदल के अतिरिक्त हाथी, ऊंट, टट्टू भी सेना में शामिल थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीरी चित्रकार था। जहांगीरी चित्रकार मतलब जहांगीर के समय में कौन चित्रकार था। वैसे जहांगीर के समय को चित्रकारी का स्वर्णिम काल कहा जाता है, ठीक है। देखिए चित्रकारी का स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्यों, क्योंकि जहांगीर के समय में चित्रकारी खूब हुई है, ठीक है, स्वर्णिम काल कहा गया, स्वर्ण काल। इसी तरह से स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया शाहजहां के समय को याद रखेगा, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जहांगीर की खासियत थी कि वो किसी के चित्र को देख करके बता देता था कि वह चित्र किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है। और इसके दरबार का सबसे बड़ा जो चित्रकार था वो था अबुल हसन, ठीक है, अबुल हसन, ये जहांगीरी चित्रकार था। बाकी अब्दुल समद भी सही है, अब्दुल समद इनसे पहले भी था। ये याद रखेगा, ये आगे अकबर का जब समझ में आएगा उस समय भी इसका नाम मिलता है, इसके हुमायूं के समय भी। दसवंत अकबर के समय में है मीर सैयद अली भी, ठीक है। तो यहां पर अब्दुल हसन करिएगा, वो ज्यादा सही है, ठीक है। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था। आपने देखा शुरुआत में जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आक्रमण करने लगे तो उस समय हमारी कमजोरी क्या थी, उस समय भी और जब अंग्रेजों ने हमला किया तब भी हमारी कमजोरी यही थी कि हमारे आपस में भेदभाव बहुत थे, यानी हम एक दूसरे के साथ एकता के साथ नहीं खड़े थे। जाति व्यवस्था की बात मत करिए, धार्मिक मत बात करिए, राजनीतिक एकता का अभाव नहीं, सेना की चलिए यहां पर आप क्या चुनेंगे, यहां पे आप चुन सकते हैं जाति व्यवस्था का दोष, या नहीं एकता बोलिए ना सीधा, एकता का अभाव था। कुल मिला जुला के क्या था, एकता का अभाव, ये बेस्ट आंसर हो सकता है, एकता का अभाव। हाँ, राजनीतिक एकता का अभाव था, ठीक है, क्योंकि ये जनरल लेवल पे बातें नहीं कर रहा है, सामान्य स्तर पर नहीं, ये राजा के स्तर पर बात कर रहा है कि अगर एक राजा के ऊपर आक्रमण किया जाता था तो दूसरा राजा शांति से देखता था, उसको बड़ा मजा आता था, ठीक है। तो ऐसा होता था, क्यों, क्योंकि राजनीतिक एकता का अभाव था और इसी का फायदा उठा करके लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। कौन कहां से संबंधित है, मंदिर बनवाया है, जैसे गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर बनवाया देवगढ़, ठीक है, देवगढ़, ठीक है, याद रखिएगा, नाम सुना होगा आपने देवगढ़ का। दशावतारम का मंदिर का नाम सुना है, वो यहीं पर है देवगढ़ के पास में, ठीक है, ललितपुर के पास में दशावतारम, ठीक, वतारम, ठीक है, ये ललितपुर के पास में है देवगढ़, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी चंदेल शासकों ने दोस्तों खजुराहो का मंदिर बनाया। खजुराहो में सबसे फेमस है कंदरिया महादेव का मंदिर, बहुत फेमस है कंदरिया महादेव का मंदिर, खजुराहो में चंदेल शासकों ने बनाया। चालुक्यों को कहा जाता था ये वातापी के चालुक्य, वातापी या बादामी के चालुक्य, और पल्लव ने शासन किया था बादामी में, ठीक है। पल्लव ने दोस्तों मामल्लपुरम की स्थापना किया, और याद रखिए यहां पर रथ मंदिर जो बनवाया है वो किसने बनवाया है, वो पल्लवों ने बनवाया है। तो यहां पर ऑप्शन क्या बन रहा है, 4 2 3 1, 4 2 3 1 मतलब क्या हो जाएगा, याद रखिए ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, महिष्मती नगर किस महाजनपद में स्थित था। महिष्मती साम्राज्य, नाम सुना, बाहुबली की याद आ गई ना, तो कह रहा महिष्मती नगर किस महाजनपद में स्थित था। तो याद रखिए दोस्तों, यह अवंती महाजनपद का हिस्सा था, किसका, अवंती महाजनपद का हिस्सा था महिष्मती। कह रहा छठी, अच्छा कहां पर दोस्तों महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो 2 जगहों पर उल्लेख मिलता है। एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, क्या नाम है, अंगुत्तर निकाय, जहां पर 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। जो 16 महाजनपद दे रहा अंगुत्तर निकाय, ये तो बौद्धों की किताब है। इसी प्रकार जैन धर्म की
किताब है भगवती सूत्र। क्या नाम है? भगवती सूत्र, जहां पर 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। वहीं पर अवंती के बारे में बताया गया, पश्चिमी अवंती जो मध्य मालवा के क्षेत्र में था, इसमें उत्तरी और उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, तथा दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। ठीक है, यहां पर जो पश्चिमी अवंती दे रहा है, ये बता रहा है कि पश्चिमी अवंती नहीं है, ये अवंती जो था ये पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में फैला हुआ था, ये बता रहा है। ठीक है, अवंती 2 हिस्सों में था, उत्तर की तरफ में उज्जैनी राजधानी उज्जैन वाला और दक्षिण के क्षेत्र में महिष्मती था। ठीक है, ये दोनों के बीच में एक वेत्रवती नदी बहती थी, उसको भी याद रखेगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, राग के टीले किस क्षेत्र के नौपाषाणिक संस्कृति से संबंधित थे? राग के टीले कहां संबंधित है? लिख रहा है पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी विंध्य क्षेत्र या कश्मीर घाटी। तो राग के टीले दोस्तों कहां पाए गए? आपने संगन कल्लू का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं? संगल कल्लू नहीं सुना है तो सर्च करिए, वहां पर राग के टीले भी प्राप्त हुए हैं। ये दक्षिण भारत से संबंधित है। ठीक है, यहां पर महापाषाण खंड यानी बड़े बड़े शिलाओं को ढक करके लाशों को रखा, मतलब दफनाया जाता था शव को, उस तरह की प्रक्रियाएं और राग के टीले वगैरह ब्रह्मगिरी और संगन कल्लू नामक स्थान से प्राप्त किए गए, दक्षिण भारत से संबंधित है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है, और उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। बस आगे अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपना लाड प्यार बनाए रखें, ताकि इसी तरह से हम आपको नए नए वीडियोस देते रहे और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। देखिए, आप अगर किसी तरह के सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े हैं, लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, तो वहां आप इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रैक्टिस बैच से जुड़ें और उनकी बेहतर तैयारी हो पाए। यूट्यूब के नोटिफिकेशन का वेट मत किया करिए, मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको टाइम पे क्लास दे दी जाए, और पहले से मैं क्लास को प्रीमियर भी कर देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, नितिन सर का वीडियो आने वाला है, कंफर्मेशन मिल चुका है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।